हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एपिसोड 253 एंड 254। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अनिका को अच्छी तरह पता था कि ओमकार को पैसों की सख्त जरूरत थी, फिर भी उसने बिना कोई सवाल किए अपनी पॉकेट मनी का बड़ा हिस्सा अनिका को थमा दिया। इस पर कुछ सोचते हुए अनिका ने सीधे अपना बैंक कार्ड उसकी तरफ बढ़ा दिया। कार्ड हाथ में लेते ही ओमकार की आंखें चौड़ी हो गईं और उसके साथ खड़े शारदा और व्योमा भी हैरान रह गए। ओमकार ने फौरन पूछा, क्या ये पैसे मल्होत्रा परिवार ने दिए हैं? अनिका ने बिल्कुल कैजुअल अंदाज में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, ये मेरी सेविंग्स है। कार्ड हाथ में लिए ओमकार को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई लॉटरी लग गई हो। वो अनिका को एक थैंक्स कहकर जाने ही वाला था कि शारदा ने हाथ बढ़ाकर उसे रोक लिया। रुको, ये क्या कर रहे हो तुम? घर आए मेहमान से ऐसे पैसे कैसे ले सकते हो? ओमकार ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा, फिर अपनी स्लिंग बैग को शोल्डर पर ठीक किया और बोला, अभी अभी तो तुमने कहा था कि ये मेरी बहन है, तो बहन से पैसे लेने में क्या दिक्कत है? अनिका ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, जैसे ओमकार की बात को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया हो। अब शारदा के पास उसे रोकने की कोई वजह ही नहीं बची थी। ओमकार के जाते ही व्योमा ने बड़े ही नरमी से अनिका से कहा, वैसे सॉरी अनिका, गुलेरिया हाउस का एक खास रूल है, यहाँ के सभी मेंबर्स हमारे स्पेशली अपॉइंटेड डिजाइनर के बनाए हुए कपड़े ही पहनते हैं। मैं उसे बुलवा देती हूँ, तुम जो चाहो उसे बता देना, तुम्हारे लिए कस्टम मेड डिजाइनर आउटफिट तैयार कर देगी। अनिका गुलेरिया परिवार की इस शानो शौकत से जरा भी इम्प्रेस नहीं थी। व्योमा की बात सुनते ही उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी व्योमा ने फिर कहा, नीचे डाइनिंग टेबल पर तुम्हारा इंतजार करूंगी खाने पर। अनिका ने दरवाजे से ही जवाब दिया, नहीं, मुझे मिस्टर रोहित मारवा से मिलने मारवा हाउस जाना है। यह सुनकर व्योमा ने नजरें झुका लीं। उसकी झिझक देखकर शारदा तुरंत बोल पड़ी, अपने पैसे और अपने अमीर प्रेमी का यूं दिखावा करना सही नहीं। अनिका, ये मत भूलो कि मिस्टर रोहित मारवा बेबी से शादी करने वाले थे और एक तरह से तुमने बेबी का प्यार छीन लिया है। अनिका चाहती तो इस बात का करारा जवाब दे सकती थी, लेकिन उसने सोचा कि इतनी छोटी सोच रखने वाली औरत पर अपना गुस्सा बेकार करना सही नहीं होगा। अनिका ने व्योमा की ओर मुस्कुराकर कहा, गुड लक। व्योमा हैरान रह गई, उसकी नजरें अनिका पर टिक गईं। अनिका ने फिर से कहा, सिक्योर बिल्डर्स के नए कोर्स में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, इसलिए कहा। ये कहकर उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन व्योमा के दिमाग में खलबली मच गई। वो सोचने लगी, क्या अनिका को पता चल गया कि मेरा एडमिशन नहीं हुआ? लेकिन कैसे? मेल तो उसने अकेले ही पढ़ी थी और अनिका उस वक्त अपने कमरे में थी। उसका मोबाइल भी स्क्रीन नीचे करके रखा था। फिर अनिका को कैसे पता चला? कुछ देर बाद अनिका तैयार होकर टैक्सी में बैठी और मारवा हाउस के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसकी नज़र एक पुल के पास खड़े ओमकार पर पड़ी। लकड़ी के उस छोटे से पुल के किनारे ओमकार कुछ बिल्लियों को खाना खिला रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। बिल्लियों को खिलाने के बाद वो चुपचाप अपनी कार में बैठा और निकल गया। अनिका ने उसे जाते हुए देखा और मन ही मन सोचने लगी, जो लड़का बाहर से इतना रूखा लगता है, उसके दिल में तो गजब की नरमी छुपी है। अनिका ने ड्राइवर को इशारा किया, उसकी गाड़ी के पीछे लगे रहो। ओमकार की कार एक पेट स्टोर के पास आकर रुकी। वह उतरा और फोन पर किसी से गहरी बातचीत में लग गया। अनिका भी टैक्सी से निकलकर धीरे धीरे उसका पीछा करने लगी। मुझे पता है, हमारे पास बस चंद दिनों का खाना बचा है। ओमकार की आवाज में बेचैनी थी। मैं जल्दी कुछ इंतजाम करूंगा, लेकिन याद रखना, तुम्हारे लिए वो सिर्फ लावारिस जानवर है, मेरे लिए वो दोस्त है। कुछ सेकंड रुककर वह फिर बोला, इस महीने भाई ने मेरी पॉकेट मनी आधे से भी कम कर दी है। मैं बुरी तरह फंस गया हूं, लेकिन जल्द ही पुराना हिसाब भी चुका दूंगा और नए सामान का एडवांस भी दे दूंगा। यह कहकर वह स्टोर के अंदर चला गया। अनिका भी चुपचाप भीतर दाखिल हुई और एक शेल्फ के पीछे जाकर खड़ी हो गई। तुम जानते हो कि मेरे एनिमल शेल्टर को कितनी जरूरत है, डॉग और कैट फूड की, फिर भी आज सप्लाई नहीं आई। ओमकार ने काउंटर के पीछे खड़े मैनेजर से पूछा। मैनेजर ने गहरी सांस ली। भाई, मुझे भी सप्लायर को पैसे देने पड़ते हैं। जब तक पिछला बकाया नहीं चुकाओगे, उधार नहीं मिलेगा। और वैसे भी सड़क से लाए गए बीमार घायल जानवरों को इतना महंगा खाना खिलाने की क्या जरूरत? थोड़ा रुका, फिर हल्के से मुस्कुराया, इस तरह तो एक दिन कंगाल हो जाओगे दोस्त। काउंटर के पीछे खड़े शख्स की बात का जवाब देते हुए ओमकार ने ठहर कर कहा,
मैं किसी को भी किसी भी तरह का खाना नहीं खिला सकता। हमारे घर में हमेशा यही सिखाया गया है, जो खुद खाओ वही अपने दोस्तों और अपने साथ काम करने वालों को खिलाओ। इतना कहकर उसने अपने हाथ की लिस्ट काउंटर पर रख दी। मुझे ये सारा सामान चाहिए। काउंटर वाला लिस्ट पर नजर डालते हुए बोला, पैसे लाए हो? ओमकार ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, यार इस महीने भाई ने मेरी पॉकेट मनी कुछ कम कर दी है। शायद कोई गड़बड़ हुई होगी, 2-3 दिन में अरेंजमेंट हो जाएगा। यह सुनकर काउंटर वाले ने लिस्ट वापस उसकी तरफ सरका दी। बस जब पैसे हो जाएं, तब आना। तभी अनिका पास आई और बेझिझक बोली, इस लिस्ट का सारा सामान इसे अभी दे दो, पैसे मैं दूंगी। उसने पर्स से अपना कार्ड निकाला और काउंटर पर रख दिया। ओमकार चौंक गया, तुम यहाँ? और ये सब क्यों? अनिका ने बिना उसकी तरफ देखे कार्ड स्वाइप किया और हल्के से मुस्कराई, जब कमाओगे तब लौटा देना। पैसे चुकाने के बाद वो बिना कुछ कहे मुड़कर जाने लगी और ओमकार बस उसे देखता रह गया। गेट तक पहुंचते ही अनिका को कुछ याद आ गया। उसने पलटकर ओमकार की ओर देखा और हंसते हुए कहा, अगली बार वो कार्ड इस्तेमाल कर लेना जो मैंने तुम्हें दिया था। इतना कहकर वो फुर्ती से निकल गई। काउंटर पर खड़े शख्स ने सिर हिलाते हुए टोका, भाई अगर ऐसा है तो पहले का भी हिसाब निपटा दो। ओमकार ने अनिका के दिए बैंक कार्ड की ओर देखा और मन ही मन सोचा, मनाली से आई ये सीधी सादी लड़की बैंक में इतना पैसा रखती होगी क्या कि उसकी सारी जरूरतें पूरी कर सके। अभी अभी जो सामान उसने दिलवाया था वो भी सिर्फ 2 दिन तक उसके शेल्टर के जानवरों का पेट भर सकता था। उसके बाद फिर से पैसों की फिक्र होने वाली थी। दिल्ली में ओमकार ने एक छोटा सा एनिमल शेल्टर बना रखा था, जहां वो सड़क पर मिलने वाले घायल और बीमार जानवरों की देखभाल करता था। धीरे धीरे वहां बिल्लियां और स्ट्रीट डॉग्स की तादाद बढ़ने लगी। उनके खाने पीने और इलाज का खर्चा जुटाना आसान नहीं था। घरवाले उसकी इस आदत से हमेशा नाराज रहते थे। उन्हें लगता था कि अगर जानवरों को पालने का इतना ही शौक है तो सस्ते खाने में भी उनका गुजारा हो सकता है। शानदार ट्रीटमेंट देने की क्या जरूरत। इसीलिए ओमकार ने अपनी ये दुनिया सबसे छुपा रखी थी। जब भी पैसों की जरूरत पड़ती तो दोस्तों और घरवालों से कह देता, यार नए गेम के फीचर्स खरीदने हैं, थोड़ा हेल्प कर दो। ओमकार इतनी छोटी उम्र में समझ चुका था कि लोग ऐशो आराम के लिए तो बड़ी आसानी से उधार दे देते हैं, मगर जब कोई सिर्फ पेट भरने के लिए मदद मांगता है तो जवाब में बस मायूसी ही मिलती है। जैसे ही अनिका की टैक्सी मारवा हाउस के गेट पर रुकी, सिक्योरिटी गार्ड्स पहले से ही अलर्ट थे। उन्हें पहले ही खबर दे दी गई थी। टैक्सी के आते ही उन्होंने सलीके से सलाम ठोका और बिना किसी रोक टोक के अंदर जाने दिया। टैक्सी जब मेशन के एंट्रेंस तक पहुंची, रोहित पहले से ही वहां खड़ा था। सिंपल सफेद टी शर्ट, जीन्स और स्पोर्ट्स शूज में, बिल्कुल कैजुअल लेकिन कॉन्फिडेंट। अनिका को देखते ही उसने झट से टैक्सी का दरवाजा खोला, मगर अनिका, वो तो जैसे किसी और ही दुनिया में थी। टैक्सी से उतरते ही मोबाइल स्क्रीन पर नजरें टिकाए रही, जैसे रोहित वहां है ही नहीं। रोहित हल्का सा झुका, जैसे कोई जेंटलमैन किसी का वेलकम कर रहा हो, और बड़े मजे से बोला, अरे वेलकम स्वीट हार्ट। स्वीट हार्ट? अनिका की आंखें एक पल के लिए बड़ी हो गईं। हर दिन रोहित का आत्मविश्वास जैसे नई ऊंचाइयां छू रहा था। अनिका को समझ ही नहीं आया कि कब उनका रिश्ता इस मोड़ पर पहुंच गया कि रोहित उसे इतने अपनेपन से पुकारने लगा। वैसे तो उसे इस तरह की छेड़खानी से चिढ़ होती थी, मगर ना जाने क्यों रोहित के मुंह से यह शब्द सुनकर उसके दिल की धड़कनें भी थोड़ी तेज हो गईं। अनिका मोबाइल में नजरें गड़ाए मारवा मेशन के अंदर दाखिल हुई। उसके ठीक पीछे रोहित हल्की मुस्कान लिए चल रहा था। उसे अच्छी तरह समझ आ रहा था कि अनिका जानबूझकर उसे इग्नोर कर रही है, लेकिन रोहित को भी कहीं ना कहीं पूरा यकीन था कि अनिका उसे उतना ही याद कर रही थी जितना वो उसे, वरना उसके एक कॉल पर अनिका गुलेरिया हाउस से सीधा मारवा हाउस ना आ जाती। आगे बढ़ते हुए अनिका को एहसास हुआ कि उसे असल में ये भी नहीं पता था कि जाना कहाँ है। जैसे ही उसने हल्के भ्रम के साथ मुड़कर रोहित की ओर देखा, रोहित ने बिना वक्त गवाए कहा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अनिका कुछ कह पाती, इससे पहले ही रोहित ने आगे जोड़ दिया, और हमारी बेटी रिया ने भी। रिया का नाम सुनते ही अनिका के चेहरे पर हलचल सी हुई। उसने फौरन पूछा, कहाँ है रिया? रोहित ने हल्की मुस्कान के साथ कैप्सूल लिफ्ट की तरफ इशारा किया, 2nd फ्लोर, प्लीज फॉलो मी। कांच की बनी कैप्सूल लिफ्ट में अनिका और रोहित 2nd फ्लोर तक पहुंचे। कुछ कदम चलते ही अनिका की नजर एक अनोखे नजारे पर गई, जैसे किसी परी कहानी की दुनिया में कदम रख दिया हो। कॉरिडोर के बीचों बीच खड़ा था एक भव्य पिंक दरवाजा, जिस पर अलग अलग परियों, मरमेड्स और बॉबी डॉल्स की खूबसूरत नक्काशी थी। अनिका ने हल्के से दरवाजा खोला
और सामने था एक चमकता हुआ पिंक कमरा, इतना ब्राइट कि उसकी आंखें कुछ पल के लिए छपक गईं। मगर कमरे की हर चीज को इतनी बारीकी से सजाया गया था कि अनिका हैरान रह गई। वो आमतौर पर इतनी जल्दी इम्प्रेस नहीं होती, लेकिन यहाँ हर छोटी बड़ी चीज रिया की पसंद को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई थी, और यही बात उसे दिल से अच्छी लगी। कमरे के बीचों बीच नन्ही रिया अपने बॉबी डॉल के बाल संवार रही थी, और दिलचस्प बात ये थी कि उसने भी वही ड्रेस पहनी थी जो डॉल ने पहन रखी थी। एक पल को लगा जैसे दोनों में कोई फर्क ही नहीं। जैसे ही रिया की नजर अनिका पर पड़ी, उसने दोनों हाथ हवा में लहराए और खुशी से दौड़कर अनिका से लिपट गई। मम्मा, आई मिस्ड यू सो मच। डिड यू मिस मी? उसकी मासूम आवाज में इतनी गर्मजोशी थी कि अनिका की सारी थकान पल भर में गायब हो गई। अनिका ने रिया को गले लगाते हुए प्यार से कहा, मम्मा को भी बहुत याद आई मेरी परी। नन्ही रिया ने आंखें चमकाते हुए जवाब दिया, क्यों नहीं, मैं हूं ही इतनी प्यारी और खूबसूरत। अनिका को अचानक एहसास हुआ कि रिया में जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास है। और ये रिया में आई कहाँ से? तभी उसने देखा रोहित दोनों हाथ बांधकर मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर रोहित के इस बढ़ते जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास वाले अंदाज का इलाज कैसे करे। तभी उसके फोन पर बैंक का मैसेज आया। उसने नोटिफिकेशन पर उंगली रखी और जैसे ही पढ़ा, उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। ओमकार ने उस कार्ड से 5,000 रुपये खर्च कर दिए थे जो अनिका ने उसे दिया था। वो जानती थी कि ओमकार की जरूरत वाकई बड़ी थी, लेकिन फिर उसने इतनी कम रकम क्यों निकाली होगी? अनिका अभी सोच ही रही थी कि तभी एक और मैसेज स्क्रीन पर चमका। ओमकार ने फिर से 5,000 रुपये स्वाइप किए थे। अनिका ने हैरान होकर अपनी मोबाइल स्क्रीन को घूरते हुए सोचा, ये ओमकार क्या कर रहा है? समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों एक साथ पैसे निकालने की बजाय वो 5-5 हजार के नोट्स बार बार स्वाइप कर रहा था। ओमकार पेट शॉप के काउंटर पर खड़ा होकर मैनेजर से कह रहा था, एक और बार स्वाइप करके देखो क्या होता है। मैनेजर, जो थोड़ा चिढ़ा हुआ था, बोला, यार तुम एक बार में क्यों नहीं ले लेते, जो भी चाहिए तुम्हें। ओमकार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, देखो भाई, मुझे नहीं पता कि इस कार्ड में कितने पैसे हैं, इसलिए तुम बस 5,000 के नोट स्वाइप करते रहो और मुझे फूड पैकेट्स देते रहो। थोड़ी देर बाद मैनेजर ने ओमकार के सामने 50 पैकेट्स रख दिए। कार्ड स्वाइप करने में तो उसे थकान हो रही थी। अब उसने ओमकार से कहा, देखो, अगर मेरा अंदाजा सही है तो ये इतना खाना तुम्हारे एनिमल शेल्टर के लिए 3 दिनों तक चलेगा। अब तुम जाओ, कल परसों आकर ले जाना, मैं अब थक चुका हूं। लेकिन ओमकार ने बिना रुके कहा, अच्छा, एक और पैकेट दे दो, देखो कार्ड स्वाइप होता है या नहीं। मैनेजर का गुस्सा अब पूरे चरम पर था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा था। जब ओमकार ने अनिका से उसका बैंक कार्ड लिया, उसे लगा था कि शायद अनिका के अकाउंट में ज्यादा पैसे नहीं होंगे और इसलिए उसने वो कार्ड दे दिया था। ओमकार ने जो अनिका के बारे में सुना था, उससे उसे यह उम्मीद नहीं थी कि इस छोटी सी लड़की के पास इतनी बचत होगी। वो सोचता था, मनाली से दिल्ली आई एक लड़की, इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी रकम। लेकिन कुछ ही समय में ओमकार ने अनिका के कार्ड से 5 लाख का ट्रांजैक्शन कर दिया। पहले की बाकी उधारी चुका दी और अपने जानवरों के सेंटर के लिए 3 दिन का खाना भी जमा कर लिया। लेकिन ओमकार को और जानना था, देखना था कि वो और कितना सामान खरीद सकता है। कुछ देर बाद अनिका के फोन में बैंक से मैसेज आने लगे। जैसे ही उसने बैलेंस चेक किया, उसे पता चला कि ओमकार ने उस पेट शॉप से 7 लाख का स्वाइप कर लिया था। अनिका को ये रकम बड़ी नहीं लगी, मगर एक सवाल उसे परेशान करने लगा, ओमकार ने ये सारा ट्रांजैक्शन एक साथ क्यों नहीं किया? अचानक अनिका ने अपना ध्यान मोबाइल से हटाकर सामने देखा तो रिया और रोहित दोनों उसकी ओर घूर रहे थे। रोहित ने सवाल पूछा, किसका मैसेज था? अनिका ने शांति से फोन पर्स में रखते हुए कहा, कोई नहीं। रोहित अपनी जगह से उठते हुए बोला, क्या तुम जानती हो, इस कोई नहीं ने तुम्हें पिछले 20 मिनट में 153 मैसेज किए हैं। रोहित की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ खास जलन हो रही थी। उसके शब्दों में वो चिढ़ साफ नजर आ रही थी, जैसे वो अपनी पत्नी से पूछ रहा हो, क्या तुम मेरे पीछे किसी और से चैटिंग कर रही हो? अनिका को इस सवाल का जवाब देने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने पलटकर जवाब देने की बजाय एक तीर से 2 निशाने की कोशिश की। उसने हंसते हुए कहा, मिस्टर मारवा, आपने तो कभी ये नहीं बताया कि आपकी गुलेरिया परिवार की बेटी व्यूमा के साथ शादी तय कर दी गई थी। रोहित के दिमाग में अभी भी उस मैसेज की बात घूम रही थी, लेकिन अनिका का सवाल उसे जवाब देने पर मजबूर कर ही गया। फिर अपने ठंडी सी आवाज में
अपने खास एटीट्यूड के साथ उसने कहा, देखो, वो रिश्ता मेरी गुलेरिया परिवार की बेटी से तय हुआ था, पर यह जरूरी नहीं था कि वो व्यूमा ही हो। जो भी हुआ, वो कुदरत का फैसला था। तुम भी तो गुलेरिया परिवार से हो, इसलिए मैं उस वादे से मुकरने वाला नहीं। मैं अब भी कहता हूं कि अगर मौका मिले तो मैं गुलेरिया परिवार की बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूं। रोहित की ये बातें सुनकर अनिका ने अपने माथे पर हाथ मारा। अब उसे ये बात बिल्कुल भी लंबी नहीं खींचनी थी। उसने कमरे में इधर उधर नजर घुमाई और फिर जल्दी से बात बदलते हुए कहा, वैसे मिस्टर मारवा, रिया का रूम तो आपने बहुत शानदार बनवाया है, पर क्या मुझे आर्यन का कमरा भी देखने का मौका मिलेगा? अनिका ने एक बात बिल्कुल साफ समझ रखी थी, मारवा हाउस में आर्यन के लिए भी उतना ही शानदार कमरा जरूर होगा। लेकिन अनिका चाहती थी कि वो खुद देखे उसके बेटे के कमरे में क्या वो सच में सेफ और आरामदायक है या नहीं। जब उसने सामने खड़े रोहित को देखा तो उसकी आंखों में कुछ उलझन सी थी। रोहित और रिया एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे कुछ कहना चाहते हों मगर कह नहीं पा रहे थे। फिर अनिका ने रोहित से बड़े आराम से पूछा, मिस्टर मारवा, मुझे आर्यन का कमरा दिखाइए। मुझे यकीन है आपने उसके लिए इस शानदार महल में कोई बेहतरीन कमरा जरूर बनवाया होगा। रोहित थोड़ा हिचकते हुए जवाब देने लगा, देखिए, असल में कुछ दिन पहले मुझे ऐसा लगा था कि आर्यन में एक छोटी सी प्रिंसेस पनप रही है, और मुझे लगा कि अब उसे वही सब चीजें पसंद आ रही है जो आमतौर पर लड़कियों को पसंद आती है, जैसे रिया को। अनिका को थोड़ी दुविधा हुई, रोहित की बातें कुछ समझ नहीं पाई। फिर रोहित ने आगे कहा, वो मेरे पास आता था और अपनी पसंद की चीजें मुझसे मांगता था। जैसे ही मैंने उसकी सारी फरमाइशें पूरी की तो मेरा बच्चा जैसे बदल गया। मतलब आर्यन ने मुझे ये सब चीजें मांगी थीं और मैंने वही उसके लिए बनवा दिया, और अब वो कमरे में रहता है। रोहित की बात सुनते ही अनिका ने चौंकते हुए कहा, क्या? मिस्टर मारवा, मुझे लगता है मुझे आपके दिमाग का ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, मान लिया कि आपको लगा था आर्यन के अंदर एक छोटी सी प्रिंसेस है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उसका कमरा पिंक से भर दो, उसे पिंक कपड़े पहनाओ और उसे प्लेन व रॉकेट्स के बजाय बॉबी डॉल्स दे दो। आपको क्या लगता है इन सब बदलावों का असर उस छोटे बच्चे के मन पर नहीं पड़ेगा? रोहित समझ चुका था कि उसने बड़ी गलती कर दी थी, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो उसने जानबूझकर नहीं किया था। अनिका के गुस्से से बचने के लिए रोहित ने तुरंत टॉपिक बदल दिया, क्या तुम आर्यन की बचपन की तस्वीरें देखना चाहोगी? अनिका का गुस्सा ये सुनते ही ठंडा हो गया। उसके दिल में आर्यन का बचपन मिस करने का ख्याल था। एक बार वो उन तस्वीरों के जरिए आर्यन का बचपन देखना चाहती थी। रोहित ने अनिका को पास के रीडिंग रूम में ले जाकर लाइब्रेरी की अलमारी से एक एल्बम निकाली। उस एल्बम में आर्यन और रोहित की कई तस्वीरें थीं। जैसे ही अनिका ने पहला पन्ना पलटा, एक नन्हा सा आर्यन नजर आया। उसके पतले होंठ, छोटी सी नन्ही सी उंगलियां और बहुत ही दुबला पतला शरीर था। आर्यन का चेहरा और पूरा शरीर गुलाबी रंग का था। अनिका ने रोहित से धीरे से पूछा, ये तस्वीर जब खींची गई थी तो क्या आर्यन 1 महीने का ही होगा? रोहित भी आर्यन की तस्वीर को बड़ी नजर से देखता है, फिर थोड़ी सी मुस्कान के साथ जवाब देता है, हाँ, शायद उतना ही होगा। जब आर्यन 1 महीने का था, उसकी हालत बहुत ही नाजुक हो गई थी। वो प्रीमेच्योर बच्चा था और पैदा होते ही कुछ खास मुश्किलें झेलनी पड़ी थी। आर्यन को जन्म के तुरंत बाद जमीन में गाड़ दिया गया था। पहले महीने में उसे बार बार आईसीयू में एडमिट होना पड़ा था और उसके नाक मुंह में कई सारे पाइप्स लगाए गए थे। काफी समय तक वेंटिलेटर पर रहने के बाद ही आर्यन में जान आई थी। पिछले कुछ सालों में आर्यन कई दर्दनाक दौर से गुजरा था। ये सब बातें रोहित अनिका से कहना नहीं चाहता था। जैसे ही अनिका ने एल्बम का पन्ना पलटा, उसने तस्वीर के नीचे की तारीख पढ़ ली। उसे समझ आ गया कि ये तस्वीर तब ली गई थी जब आर्यन लगभग 6 महीने का था। आर्यन और रिया की शक्ल काफी मिलती थी, लेकिन बचपन में दोनों में बहुत फर्क था। आर्यन बहुत ही कमजोर और दुबला पतला लग रहा था। एक डॉक्टर के तौर पर अनिका समझ चुकी थी कि आर्यन ने कई तरह की मेडिकल परेशानियां झेली थीं। बार बार अनिका के मन में यही सवाल उठता, क्यों उस वक्त जब आर्यन जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था, मैं उसके पास नहीं थी। डिलीवरी के बाद जब उस अनजाने आदमी ने आर्यन को उठा लिया, तब रिया को बचाने के चक्कर में अनिका आर्यन को नहीं बचा पाई थी। इन तस्वीरों को देखती हुई अनिका का दिल और भारी हो गया था। पन्ने पलटते पलटते जैसे आर्यन की छोटी सी दुनिया उसकी आंखों के सामने फिर से चमक उठी हो। जैसे जैसे आर्यन की उम्र बढ़ी, उसकी शक्ल रिया जैसी दिखने लगी। और फिर
तस्वीरों में आर्यन की सेहत में धीरे धीरे सुधार भी नजर आने लगा। एक तस्वीर में आर्यन अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ बैठा था और बड़ी बड़ी आंखों से कैमरे को घूर रहा था, जैसे समझ ही नहीं पा रहा हो कि सामने वाला क्या कर रहा है। अनिका ने एक और बात पर गौर किया। अब तक जितनी भी तस्वीरें उसने देखी थी, उनमें से किसी भी तस्वीर में आर्यन के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। यह साफ साफ दिख रहा था कि आर्यन का बचपन काफी दुख और मायूसी से भरा था। आखिरकार वो एक बिना मां का बच्चा था। तस्वीरें देखकर भी अनिका के दिल में रोहित पर किसी तरह का गुस्सा या शिकायत नहीं था। उसे पता था, जितना भी रोहित के हाथ में था, उसने आर्यन के लिए पूरी कोशिश की थी। अनिका खुद से काफी चिढ़ने लगी थी। जब आर्यन को सबसे ज्यादा उसकी मां की जरूरत थी, तब वह चाहकर भी उसके पास नहीं थी। धीरे धीरे उसने एल्बम के पन्ने पलटना शुरू कर दिया। हर तस्वीर में आर्यन कहीं रो रहा था, तो कहीं रोहित उसे कैमरे की तरफ इशारा करता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन आर्यन ने रोहित के कंधे पर सिर रख दिया था। अचानक पन्ने पलटते पलटते अनिका की नजरें थक गईं। एक पल ऐसा आया जब उसे महसूस हुआ कि उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। एक एक कर वो आंसू एल्बम पर गिरने लगे। रोहित भी चुपचाप बस उस एल्बम को देखे जा रहा था। एल्बम में आर्यन की तकलीफों का हर एक पल जैसे उसके दिल में फिर से गूंज रहा था। रोहित को यह अच्छी तरह से समझ में आ गया था कि चाहे उसके पास सारी दौलत हो, जिससे वो आर्यन की हर इच्छा पूरी कर सकता था, लेकिन उस एक चीज की कमी थी जिसे वो पैसा देकर भी नहीं ला सकता था। वो थी आर्यन की जिंदगी में एक मां की कमी। अनिका ने कभी भी अपनी जिंदगी में खुद को इतना कमजोर महसूस नहीं किया था। बचपन में जब मां का साथ छिन गया था, तब भी नहीं। जब सौतेली मां ने उसे दर्द दिया था, तब भी नहीं। जब प्रेगनेंसी के बाद उसे अकेले बहुत कुछ सहना पड़ा था और रिया को अकेले पालना पड़ा था, तब भी नहीं। थोड़ा धक्का उसे तब लगा, जब उसे पता चला कि गौतम गुलेरिया, जिसे वो हमेशा अपना पिता मानती आई थी, उससे उसका कोई रिश्ता नहीं था। लेकिन हर बार जब भी मुश्किलें आईं, अनिका अपने इरादों की दीवार की तरह खड़ी हो गई। पर आज जब उसने अपने बेटे के बचपन की यादों को इस एल्बम में देखा, तो उसे ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया उसके सामने गिर पड़ी हो। आंसू उसकी आंखों से रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रोहित ने धीरे से उसका कंधा थपथपाया। जैसे ही रोहित का हाथ उसके कंधे पर पड़ा, अनिका की आंखों से आंसू और तेज बहने लगे। उसने एक हाथ आर्यन की तस्वीर पर रखा और रोहित से कहा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये कहते हुए अनिका ने धीरे से अपना सिर रोहित के कंधे पर रखा। रोहित ने प्यार से उसका कंधा पकड़ा और कहा, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। तुमने मुझे मेरी जिंदगी के 2 सबसे बड़े तोहफे दिए हैं, जिनका एहसान मैं कभी नहीं चुका सकता। कुछ पल दोनों चुपचाप, आंखों में आंसू और हाथ में पकड़े एल्बम में आर्यन की तस्वीर को निहारते रहे। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।